हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। और आज के नए वीडियो में आप देखेंगे सीबीएसई क्लास 10th की सोशल साइंस हिस्ट्री में जो चैप्टर 2 चल रहा है, नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में जो राष्ट्रीयता का जो उदय हुआ था वो हम लोग एनसीईआरटी बुक के द्वारा हम लोग कवर कर रहे हैं। अभी तक 4 वीडियो आप देख चुके हैं और अभी मैं आप फिर से ऐड कर दे रहा हूं कि स्मॉल वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। व्हाई? बिकॉज ऐसा सोचना है कि हिस्ट्री इज सो बोरिंग सब्जेक्ट, ऐसा स्टूडेंट सोचते हैं। इस हिसाब से मैंने इसको पार्ट बाय पार्ट छोटा छोटा करके मैं एक एक पोर्शन को, जैसे रॉलेट एक्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको पार्ट बाय पार्ट समझेंगे। अगर आपको एग्जामिनेशन में कोई आंसर लिखना है तो जालियांवाला बाग आंसर को आप लिखेंगे 1919 में। उसी तरह से फिर कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कब हुआ था, इसके मेंबर्स कौन कौन थे, यूं दादा भाई नेहरू जी। तो इस टाइप से आपको पता रहेगा तो एक सेगमेंट में क्वेश्चन का आंसर भी रेडी रहेगा और आपको बोरिंग फील भी नहीं होगा। एक शॉर्ट टाइम में घूमते घूमते आप वीडियो को देख लेंगे, समझ लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग अभी जो अगला जो ये वीडियो है इसमें नेशनलिज्म इन इंडिया में एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंगली दूसरी चीज एकदम ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप ढंग से इसको समझेंगे तो आपको जनरल नॉलेज भी बनता जाएगा। कि हिस्ट्री में जनरल नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है और साथ साथ जो आने वाले जो टाइम होगा, आपको 10th के बाद आप +2 करेंगे, देन आफ्टर द ग्रेजुएशन करेंगे, फिर एग्जामिनेशन की तैयारी होगी, एनी फील्ड में आपको ये जनरल नॉलेज रेडीनेस हो जाएगा। सेकेंड, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग थिंग्स होते हैं, जैसे डेट होता है या कोई किसी राजा के बारे में हुआ, किसी कंट्री के बारे में हो गया, तो वो अपने आप में एक इमेजिंग फैक्ट बन जाता है जो हम लोग जानते नहीं है। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे जो अभी हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे, रॉलेट एक्ट, एक काला कानून जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था कि भाई धारा 144 लगा दी गई है और खास जगहों पर, पब्लिक प्लेस पर लोग इकट्ठा नहीं होंगे, 1-2 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। तो ये एक अपने आप में बड़ा ये था कानून है। इस कानून को हम लोग उसके आगे का जो पोर्शन है वो हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन। सो वी विल सी हियर द व्हाई नॉन कोऑपरेशन। पहले तो इसका मीनिंग समझ लीजिए। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग करना, कोऑपरेट करना, और नॉन मतलब नहीं। तो नहीं सहयोग करेंगे और किसको नहीं करेंगे ये भी समझते चलिए। तो बात हो रही थी कि अंग्रेजों की जो व्यवस्थाएं थी हमारे देश में, उस व्यवस्थाओं के खिलाफ जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग थे, खास करके महात्मा गांधी और भी अलग अलग संगठन प्रीवियस वीडियो में आप देखे हैं, उसके माध्यम से जो नौजवान सा लोग थे, जो बहुत सारे बिजनेस वर्ग थे, फार्मर्स थे, या आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स वर्ग थे, उन सबको जगाया गया कि भाई हम लोग जो अपने तरफ से जो था वो अंग्रेजों को अब सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ही पहले ही बन रहा है आपके वीडियो में, हम बता रहे हैं कि व्हाई नॉन कोऑपरेशन बुक कर रहा है और जो पॉइंट है। तो यहाँ पर समझने की बात है कि हम लोग पूर्ण स्वराज की यहाँ पर जो आगाज किया, हम लोगों ने स्टार्टअप किया 1909 की बात हो रही है, और उसमें जो सेंचुरी की बात है तो 20वीं शताब्दी। सो इन दिस फेमस बुक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी, अंडरलाइन कर लीजिए इसको कि महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था हिंद स्वराज। देखिए, और ये कब किताब लिखी थी? 1909 में। तो यहाँ पर इमेजिंग फैक्ट के साथ साथ क्वेश्चन बन गया आपका। तो यही मैं बात बोलता हूँ कि हिस्ट्री में इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज है, जब इसको आप समझेंगे, ध्यान से लिखेंगे, समझेंगे, तो हिंद स्वराज इज द नेम। बहुत सारी किताब गांधी जी ने लिखी है, उसमें ये हिंद स्वराज बुक के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये बुक अपने आप में, जैसा इसका नाम है उसके अनुसार इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इसका मीनिंग क्या ले रहा है। हिंद मतलब हिंदुस्तान, स्वराज मतलब आज़ादी। तो हिंदुस्तान की आज़ादी के बारे में किताब लिखना, पब्लिश करवाना, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कराना, लोग पढ़ें और जाने कि हमारी कमियां क्या है, हम कैसे। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि हिंदू और मुस्लिम दो ऐसे संप्रदाय के लोग थे हमारे देश में, वो बहुसंख्यक थे, ज्यादा संख्या थी, सिखों से, जैन से, बौद्ध से, ईसाई से, सबसे ज्यादा थी। तो
इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा इफेक्ट ज़्यादा पड़ने वाला जो था ये दो कम्युनिटी से था, और ये दो कम्युनिटी अलग थलग पड़े हुए थे। जब इकट्ठा हो जाए, एक साथ हो जाए तो काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, जिसमें हमें देखा हमने गुलाम अली और शौकत अली दो भाइयों को महात्मा गांधी ने मिलाया, और खिलाफत आंदोलन जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है वो उन्होंने, तो यहाँ पर भी वही है 1909 महात्मा गांधी डिक्लेयर द ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ, यानी उस किताब में पूरी बताया कि कैसे कैसे हमारे देश में ये लोग आए, आ करके हमारे ऊपर ये लोगों ने कैप्चर किया, कैप्चर करके कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया। ये हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि अंग्रेजों ने बेवकूफ़ बनाया कि मैं आपको घोड़ा दूंगा, हाथी दूंगा, सैनिक दूंगा, छोटे छोटे रैयत रियासत को, रजवाड़े को, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसली स्टेट, छोटे छोटे राजा को कहा कि मैं आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा हूँ, हाथी दे रहा हूँ, घोड़ा दे रहा हूँ, गोल्ड दे रहा हूँ, हमारा ही चीज को सब उन लोगों ने यूज करके, और लोगों को अब बाद में फिर कह रहे हैं टैक्स, कलेक्ट द टैक्स। अपने अपने गांव कह दिया आप 50 गांव के मालिक हैं, आप 50 गांव के मालिक हैं, पहले से तो उससे ज्यादा गांव का मालिक था, अब उसको 50 गांव का मालिक घोषित कर दिया, उसको 50 गांव का मालिक कर, अब क्या किया, मालिक घोषित नहीं किया, उसका सिरदर्द बना दिया कि भाई अब 50 गांव से जो भी खेती हो रही है उसका टैक्स कलेक्शन करो। तो इस बुक में उन्होंने पूरा बताने की कोशिश किया कि कैसे अंग्रेज हमारे कंट्री में एंटर करके कैसे कैसे डिस्टर्बेंस किया उन लोगों ने। सो इंडियंस and had survived only because of this cooperation. If Indians refused to cooperate, अगर इंडियन जो थे, भारतीय थे, अगर हेल्प करने से मना कर देते, रिफ्यूज कर जाते, then what will be? British rule in India would collapsed within a year. ये बहुत बड़ी बात है, किताब में लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स मतलब समाप्त होना, ध्वस्त होना, कोलैप्स का मतलब होता है कोलैप्स विदिन अ ईयर इन स्वराज वुड कम, यानी उसी समय 1909 की बात किताब लिखी हम लोग, 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 1914 से एंड हुआ, 1919 में बड़ा घटना घटी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद भी हम लोग यूनाइट नहीं हुए। बुक में गांधी जी ने लिखा कि हम लोग यूनाइट नहीं हुए, और इसका नतीजा था कि उसके बाद हमारे साथ कितने साल तक वो लोग 50 साल और हमारे साथ रहे ना। 1919 के बाद हमें आज़ादी कब मिली? 47 यार, 50 से ज़्यादा हो गया ना, 15 अगस्त 1947, तो 1947 तो हो गया 1919 से 47 49 माइनस कर दीजिए, कितना होगा? करीबन 20-25 साल, तो 20-25 ईयर्स जो लग गया समय, ये समय ये काफी खासा, उधर का लाइट ऑन कर दीजिए, जो खासा जो था उस इम्पोर्टेंट में लगा कि ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट? हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट? कैसे नॉन कोऑपरेशन एक आंदोलन बन गया? कैसे आंदोलन बन गया? सो गांधी जी प्रपोज दैट, गांधी जी ने प्रस्ताव रखा, गांधी जी प्रपोज दैट the moment should unfold in stages. The moment should unfold in stages. It should begin with the surrender of titles that the government awarded and a boycott of civil services. तो कहने का मतलब ये हो गया कि it should begin with the surrender of titles that the government award and a boycott of civil services. Boycott of civil services, तो सिविल सर्विसेज का बहिष्कार करना, मना करना कि भाई यहाँ पर जो इतने सारे परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा नहीं देंगे, यानी तुम्हारा जो अंग्रेज जो नियम बनाया है उसके अनुसार। बाइकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अभी जो विधायिका बनी हुई है, कार्यपालिका बनी हुई है, उस टाइम भी अंग्रेजों का बनाया हुआ ये सारी चीजें था। स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, बहुत सारी चीजें थी। विद्यालय में लोगों ने जाना, पढ़ाना, जो भी कुछ टीचर तो इधर भी से भी थे, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स खुले हुए थे, मिशनरीज खुली हुई थी अंग्रेजों की। तो कोई जरूरी है कि सारा टीचर्स वहीं का था? नहीं, सारा टीचर्स वहीं का नहीं था, बहुत सारे लोग यहाँ के भी थे, बहुत सारे लोग यहाँ से थे। तो ये अपने आप में एक बात थी जो उनको समझ में
भारतीयों को, हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे उस समय जो लड़े, उनको लेट समझ में आया। सही पूछिए तो उनको लेट समझ में आया। अगर सही टाइम पर समझ में आता तो बहुत कुछ चेंज रहता। स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, विदेशी सामान का बहिष्कार। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड through the summer of 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली दो भाई का था वहां पर। तो 1920 में गर्मी का समय था। द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। मोबिलाइज मतलब इकट्ठा करना, लोगों को इकट्ठा करना, संगठित करना, समझाना कि भाई जुड़िए, इस आंदोलन से जुड़िए, आपका भलाई है। तो एक महात्मा गांधी जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो हिंदुओं का एक तरह से मान के चलिए, और वहां पर शौकत अली जो आपको बताया जा रहा है वो मुस्लिम का। तो मास बहुल संख्या में बहुत सारे लोग थे। मेनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल। बहुत सारे लोगों ने, मेनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल। कंसर्न, तो इसके पहले मैं एक वर्ड है उसको समझा दूं आपको। न्यू की वर्ड है, बाइकॉट है। बाइकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना, और बहिष्कार मतलब मना करना, सहयोग नहीं करना। द रिफ्यूजल ऑफ डील एंड एसोसिएट विथ पीपल और participate in activities or buy and use things, usually a form of protest। तो प्रोटेस्ट का एक तरीका था कि हम इस तरह से स्कूल, कॉलेज, ये सभी चीजों को मना करेंगे। They were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920। 1920 में फिर जैसे अभी इलेक्शन कैसे हो रहा है वैसे ही इलेक्शन हुआ, उन लोगों ने, अंग्रेजों ने करवाया था, उसका भी बहिष्कार किया गया। एंड दे फियर्ड दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। तो ये एक डर था कि इस बहिष्कार में बहुत बड़ा जो है एक हिंसा होने का चांस है। कहीं ना कहीं अंग्रेज फिर अपना जो घोड़ा दौड़ाएंगे, घंटर चलाएंगे, लोगों को पनिशमेंट करेंगे कि ये इस दमन चक्र से इसको रोक दिया जाए जो इन लोग आंदोलन चलाना चाह रहे हैं। और हुआ भी वही। सो दे वर रिलक्टेंट टू बाइकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920 एंड दे फियर्ड दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस इन द मंथ्स बिटवीन September and December। There was an intense tussle within the Congress. For a while there seemed to no meeting point between the supporters and the opponents of the movement. Finally, at the Congress session at Nagpur in December 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted। यानी फिर से एक बार समझिए इसको। इन द मंथ बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर, तो सितंबर और दिसंबर के बीच का जो महीना था, देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। फॉर अ वाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। तो जो मीटिंग होना था खिलाफ में जो थे और सपोर्ट में थे, हो नहीं पाया सही तरीके से, मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई between the supporters and the opponents of the movement. Finally, at the Congress session at Nagpur in December 1920, a compromise was worked। तो दिसंबर का 1920 का महीना जो था, नागपुर, जैसा कि आप जानते हैं ये महाराष्ट्र में पड़ता है। नागपुर, कोल्हापुर, सोलापुर ये सब महाराष्ट्र है। तो नागपुर बहुत फेमस जगह था, उस समय हिंदुओं का गढ़ था, इस तरह से आप हम कह सकते हैं। मेरे बताने का रीज़न ये था कि देखिए, कांग्रेस का अधिवेशन के साथ साथ जो आज का भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी सरकार है देश में।
उस समय का जो दो नाम था, उसके पहले उसका नाम था जनसंघ, और उसी समय उसी के साथ साथ आरएसएस का नाम सुने होंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो थे, इसके फाउंडर मेंबर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिलोंग्स फ्रॉम बंगाल। मुखर्जी नाम तो आप समझ ही रहे हैं, बंगाली थे, लेकिन ये फाउंडर मेंबर में थे और इसका हेड क्वार्टर नागपुर में रखा था गया था। देख लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा SHAYAMA, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये स्थिति जो बनी हुई थी, इस स्थिति में जो था बहुत ही भयावह स्थिति थी, जिसमें कि अंग्रेज एकदम दमन की स्थिति में थे। और उस अंग्रेजों को भी समझ में आ गया था कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के हमारे लॉसेस होने के बाद ये भी लोग काफ़ी उग्र हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं बता देता हूँ इस बीच में, कि सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं स्टार्ट होता, यानी तो फिर थोड़ा लंबा खींचता हमारी आज़ादी, क्योंकि फिर उन लोगों को, अंग्रेजों को समय मिल जाता अपने आप को सुधारने के लिए, बचने के लिए। 1914 to 1918 4 साल फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके बाद हमारा रिपरकशन, हमारा आंदोलन जारी है, कहीं इधर से, कहीं नागपुर से, कहीं गुजरात से, तो कहीं चंपारण से, तो कहीं खेड़ा से, कहीं अहमदाबाद से, कहीं बंगाल से, हर जगह चल रहा है आंदोलन। इस बीच में दोबारा जो 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ और फिनिश हुआ 1945। तो पूरी की पूरी जो कहानी थी, हमारी आज़ादी की जो कहानी थी, स्टोरी थी, इसी टाइम में लिखा गया था। उन लोगों को फील हो गया था, अंग्रेजों को, कि अब हम लोग रोक नहीं सकते हैं अपने आप को, क्योंकि हम या तो अपना कंट्री बचाएंगे या तो इंडिया को सेव करेंगे। तो एक साथ अपना कंट्री जब तक नहीं, अपना ही घर नहीं आपको है ठीक, तो दूसरे का घर क्या ठीक करने चलिएगा। तो ये स्थिति उनको पूरी कमजोर किया सेकेंड वर्ल्ड वार। हाँ, ये बात सही है कि आंदोलन में जो एक कंटिन्यूअसली जो प्रोसेस चल रहा था गांधी जी का, और भी और देश के लोगों के अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स थे, सुभाष बाबू थे, सावरकर थे, या बीच बीच में उस समय लास्ट में जितने सारे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अंबेडकर जी थे, और बहुत सारे लोग थे। चापेकर्स ब्रदर्स थे, महाराष्ट्र से आते हैं चापेकर्स ब्रदर्स, चापेकर चौक बना हुआ है पुणे में, पुणे से बिलोंग करते थे। तो बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिसका नाम भी आप लोग नहीं जानते होंगे। बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो दफन हैं, दबे हुए हैं, किताबें उन पर लिखी नहीं गई है, उतना बताया नहीं जाता है, इतिहास में लिखा नहीं जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हाउ डिड द मोमेंट अनफोल्ड, कैसे मोमेंट स्टार्ट हुआ, एंड हु पार्टिसिपेट इन इट, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट किया, एंड हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव्ड ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन, आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन। तो ये देखिए, ये दिखाया जा रहा है आपको इस तरह से, चरखा देखिए कि इस तरह से लेकर के आ गए हैं। इतना बड़ा चरखा, इतना बड़ा चरखा नहीं था, ये चरखा एक सिंबल बनाया गया था कि कैसे हम आपके कपड़े का, अंग्रेजों का जो विदेशी कपड़ा है उसका बहिष्कार कर रहे हैं, और हम लोग ये कपड़ा जो है अब अपने चरखे से बनाएंगे। तो ये एक आंदोलन के लिए ये चरखा दिखाया गया है। देख रहे हैं उधर झंडा जो था अभी का, जो पाकिस्तान का झंडा है, उसमें दिख रहा है आपको। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, all are the participated, and this figure is showing what is giving, try to give the masses, क्या ये कोशिश कर रहा है फिगर नंबर 4 के देखिए, द बाइकॉट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ, विदेशी कपड़ा का बहिष्कार। इन जुलाई 1922 फॉरेन क्लॉथ वाज सीन एज द सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन, यानी विदेशी कपड़ा जो था ये हमें दिखा रहा है कि ये विदेशियों का जो आर्थिक व्यवस्था है वो उनका मजबूत हो जाएगा, उन्हीं की कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग क्यों उनकी कल्चर को फॉलो करें? हमारा कल्चर है खादी, खादी हमारा बनाना, सूत कपड़ा तैयार करना, खुद से चरखा पर तैयार करना, करघा, तकली जो भी था, खुद से हाथ करघा जिसको कहा जाता है, उसे तैयार करके कपड़े और खुद से हम लोग पहनेंगे। तो ये एक उनको अलग मैसेज गया, और इस मैसेज से उनको लेसन मिला, और फाइनली ये लोग चेंज हुए। तो अभी के नेक्स्ट हम लोग एक वीडियो में देखेंगे डिफरिंग स्ट्रैंड विद इन द मोमेंट। तो क्या डिफरिंग क्या हुआ, चेंजेस क्या हुआ, इसमें हम लोग देखेंगे, एंड मोमेंट को अलग अलग शहरों में कैसे ये और भी एक स्प्रेड हुआ, उस हिसाब से इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा जो
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम लोग स्टार्ट किए थे कि वाई नॉन कोऑपरेशन क्यों होना चाहिए और कैसे कैसे इसका कंप्लीशन हुआ, इस आधार पर आप समझ पाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में जरूर आएगा। ये टॉपिक्स और इस पर जो आधारित आपको क्वेश्चन आएंगे, वाई नॉन कोऑपरेशन, प्लीज एक्सप्लेन इट, तो आप लिख सकते हैं। 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का ये आ सकता है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।